मैं डॉक्टर सीताराम चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़। आज हम BA पार्ट 3 के जो हमारे राजनीति विज्ञान के जो विद्यार्थी है उसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनाइटेड नेशन, इसको हम संयुक्त राष्ट्र संघ भी कहते हैं। इस संयुक्त राष्ट्र संघ किस कारण से अस्तित्व में आया, उसका उद्देश्य क्या है और वर्तमान के अंदर क्या वो अपने उद्देश्यों में सफल हो पाया, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आज मैं इस टॉपिक के माध्यम से मैं अपनी बात रखूँगा। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1919 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ और उसके बाद के अंदर पूरी दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पे दो खेमों में बटी हुई थी, एक मित्र राष्ट्र एक दूरी राष्ट्र। उसके बाद में विश्व शांति के लिए एक आधा अधूरा राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 1920 के अंदर, और उसका उद्देश्य था कि हम फिर एक ऐसे युद्ध की ओर दुनिया को न ले जाए, इसको ध्यान में रखते हुए एक नेशन की स्थापना की, राष्ट्र संघ की स्थापना की। लेकिन जिस समय वर्साई की संधि हो रही थी उस समय है जर्मन के जो लोग थे या जर्मन का जो वहाँ के जो शासक थे, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ संधि सिर्फ है, ये हमारे अपमान का जो घूंट है वो हम पी रहे हैं और 20 साल के बाद में इसको रद्दी की टोकरी में इसको हम डाल देंगे, और उन्होंने डाल दिया। और 1939 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया और ये 1939 तक, ये से 39 से लेके 1944 तक सेकेंड वर्ल्ड वार चला। बहुत सारा नुकसान हुआ, मित्र राष्ट्र और दूर राष्ट्रों में विभाजित होते रहे और रोम, बर्लिन, टोक्यो एक तरफ और मित्र राष्ट्र ब्रिटेन और ब्रिटेन के इर्द गिर्द जो मित्र राष्ट्र है, अमेरिका वगैरह, फ्रांस है, ये सारे के सारे एक तरफ युद्ध गए। परिणाम स्वरूप अमेरिका युद्ध में कूदा। जापान ने अमेरिका के दो जो इनके नौसैनिक अड्डे थे उन पे अटैक किया और अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर अमेरिका की एंट्री होगी। और उसने अमेरिका ने लास्ट के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर 2 एटम बम डाल के और सेकेंड वर्ल्ड वार को ख़त्म कर दिया और जापान को सरेंडर कर दिया। इस प्रकार सेकेंड वर्ल्ड वार का एंड हुआ। उसके बाद के अंदर मित्र राष्ट्र की बैठक हुई और उसके बाद में हुआ कि एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की जरूरत है, बनाया जाए जिससे आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाया जा सके, युद्ध की दुष्परिणामों से, युद्ध से बचाया जाए। और उसी के परिणाम स्वरूप काफ़ी विचार विमर्श के बाद में 24 अक्टूबर 1945 को 1940 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना करी, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की। उसमें जो मेन रोल रखा गया वो 5 जो राष्ट्र थे उनके ऊपर ही जिम्मेदारी डाली गई कि आप कोई भी राष्ट्र एक तरफा कार्रवाई नहीं कर सकता, पूरी विश्व बरादरी को किसी युद्ध में झोंक नहीं सकता। ये बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखके विश्व कल्याण की स्थापना की जाए, शांति, समानता और स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जाए, इंटरनेशनल लॉ को कठोरता से लागू किया जाए और जहाँ अशांति पैदा हो और विश्व शांति को खतरा हो वहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल के रूप में एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो एक्शन भी ले सके। बहुत सारी चीज़ों को के बाद में यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई। उस समय यूनाइटेड नेशन में 54 मेंबर थे, जिसमें जो इनको एक फाउंडर मेंबर है और कुछ राष्ट्रों को वीटो पावर दिया गया। वीटो का अर्थ होता है, मैं मना करता हूँ कि अगर कोई महाशक्ति एक तरफा कार्रवाई करती है तो वीटो के द्वारा उसको रोका जा सकता है। इस प्रकार ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका
और 1971 के अंदर चाइना को भी वीटो पावर दे दिया गया। इस तरीके का वीटो पावर का ये संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अंदर दो प्रकार के सदस्यों का गठन किया, एक स्थायी सदस्य और एक अस्थायी परमानेंट मेंबर और नॉन परमानेंट मेंबर। इस पर संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग बनाए गए जो थ्रू आउट वर्ल्ड के विकास, सुरक्षा, स्वतंत्रता, समानता, इंटरनेशनल लॉ और बहुत सारी चीज़ों को वो मैनेज कर सके। इसमें सबसे बड़ा जो उसका जो अंग है वो है महासभा, जनरल असेंबली, जिसके लगभग आज दुनिया के सारे देश उसके मेंबर है। उसके बाद में एक है सामाजिक और आर्थिक परिषद, सचिवालय, सुरक्षा परिषद, ट्रस्टशिप और इंटरनेशनल लॉ। ऐसे करके ये जो पूरे अंग है ये यूनाइटेड नेशन की जो फंक्शनिंग है उसका कार्य करने का काम करती है। धीरे धीरे राष्ट्र स्वतंत्र होते गए और यूनाइटेड नेशन के सदस्य बनते गए, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और जब से यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई तब से लेके अब तक का अगर इतिहास का आकलन करें और यूनाइटेड नेशन की कार्य पद्धति का आकलन करें तो हमारे सामने ये बहुत ही ज़रूरी प्रश्न उठता है कि क्या यूनाइटेड नेशन अपने उद्देश्यों में सफल हुआ है? चाहे वो इराक का मामला हो, कांगो का मामला हो, या वो कुवैत संकट हो, या वो 1962 का भारत चाइना युद्ध हो, 1971 का भारत चीन युद्ध हो, 1965 का युद्ध हो, या अदर जो अफगानिस्तान का है या वियतनाम का युद्ध है। बहुत सारे युद्ध हुए और उन युद्धों के परिणाम स्वरूप उनका क्या रोल रहा, ये सारे के सारे जो है ये यूनाइटेड नेशन की एक तरीके के उनका जो इतिहास रहा, उस इतिहास के बारे में भी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से मैं रखूँगा। बहुत सारे मामले में पूरा यूनाइटेड नेशन एक खेमों में बैठा रहा। सबसे अधिक अगर वीटो पावर का इस्तेमाल किया तो वो रूस ने किया, अमेरिका ने किया, फिर चाइना कर रहा है। तो ये बहुत सारे तरीके वीटो पावर का दुरुपयोग होता रहा और कुछ समय पर 91 के बाद के अंदर लगातार ये मांग की जा रही है कि यूनाइटेड नेशन का लोकतांत्रिकरण किया जाए। यानी जो 5 जो पावरफुल देश है जिनको वीटो पावर दिया गया, आज परिस्थितियाँ बदल गई, आज वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया, आज जो सिंगल वर्ल्ड पावर जो कंट्रीज़ थे वो आजकल मल्टीपोलर वर्ल्ड के रूप में तब्दील हो रहे हैं। इस सारी की सारी स्थितियाँ को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म करने की बात आएगी और उसके बाद में ये मांग की गई कि यूनाइटेड नेशन की परमानेंट मेंबर जो वीटो पावर देश है उनकी संख्या को बढ़ाया जाए। और बहुत सारे जो पश्चिम के देश है, चाहे वो फ्रांस है, अमेरिका हो, ब्रिटेन, वो भारत के पक्षधर है, लेकिन चाइना वगैरह ये इस चीज़ में रोड़ा अटका रहे हैं और वो भारत को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए तैयार नहीं है। और आज भी भारत राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में उसमें अस्थायी सदस्य में सबसे अधिक वोट से जीतने वाला देश है ये। दूसरा, अब भी अगर हम कोविड-19 के बाद में यूनाइटेड नेशन का रोल देते हैं तो यूनाइटेड नेशन का कोई बहुत अच्छा रोल नहीं रहा। हमारा जो इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन, वो भी एक तरह की चाइना की कठपुतली बन के ही रहे, उनका भी कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रहा। और जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ उसके बाद में, और जिस तरह अमेरिका कमज़ोर हो रहा और चाइना इंटरनेशनल लॉ को दरकिनार करना, हमारे ह्यूमन्स राइट्स जो है उनको नकारा जा रहा है, तो ये सब के होते हुए भी यूनाइटेड नेशन ने कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है। इसके पीछे 2-3 कारण। यूनाइटेड नेशन की कोई परमानेंट आर्मी नहीं है, यूनाइटेड नेशन के पास में कोई जो एक तरीके का जो रिसोर्सेस है
वो रिसोर्सेज रेवेन्यू रिसोर्सेज नहीं, वो एक तरीके के एड पे निर्भर है। तो बहुत सारी यूनाइटेड नेशन की कमी है, उनको समय के अनुसार दूर करना चाहिए। और दूसरा क्या है कि जो महाशक्तियाँ हैं, चाहे रूस है, अमेरिका हो, ये राष्ट्र अपने अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ को चला रहे। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर कोई भी इंटरनेशनल आतंकवादी है, जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है को पनाह देने वाली कंट्रीज़ है या इनको फंडिंग करने वाले हैं, उनको अगर ये ब्लैक लिस्ट में डालते हैं या उनको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करते हैं, तो बहुत सारे वीटो पावर राष्ट्र अपने हितों की पूर्ति के लिए और यहाँ अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए वहाँ पे ये नेगेटिव वीटो पावर के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरीके का दुर्भाग्य रहा यूनाइटेड नेशन का। दूसरा, यूनाइटेड नेशन को कमज़ोर करने वाली दो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक वारसा जो 1949 में यूएसएसआर ने, सोवियत यूनियन ने बनाया, और उसके विपरीत उन्होंने नाटो की स्थापना की। नाटो की स्थापना 1949 के अंदर की है, और उसके बाद में 1955 के अंदर वारसा पैक्ट की स्थापना की। ये दोनों की दोनों मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी संयुक्त राष्ट्र संघ को कमज़ोर किया। और आज भी नाटो के रूप में अमेरिका अपनी सेनाओं को कहीं भी डिप्लॉयड करता है और वो वहाँ एक तरफ एक्शन लेता है और यूनाइटेड नेशन कुछ भी नहीं कर पाता उनका। तो ये एक रहा। दूसरा, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है या WTO है, बहुत सारे इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें भी ये जो तथाकथित जो वर्ल्ड पावर रखने वाले जो कंट्रीज़ है, वो अपने अनुसार ही इंटरनेशनल लॉ को अपने अनुसार ढालते हैं, और उसका जो नुकसान है वो विकासशील देश और गरीब राष्ट्रों को भुगतना पड़ता है। इस प्रकार ये पूरा यूनाइटेड नेशन की जो कार्य पद्धति, उसका किस तरीके का फंक्शन रहा, किस तरीके का उसका इतिहास रहा, ये सारी बातें मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करी। आगे यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे काम है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।